धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर कल एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ। उसके बाद आदित्यनाथ योगी ने यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने अपना एक ऐतिहासिक भाषण वहां पर दिया। उसमें दावा किया कि जो आज विधानसभा में हुआ, यानी उन्होंने विपक्षी पार्टी के नेता को समर्थन देकर अपनी पसंद का डिप्टी स्पीकर चुन लिया, वैसा ही आम चुनाव में भी होगा। यानी कि विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने जा रहे हैं उसमें भी भाजपा ही जीतेगी और आदित्यनाथ योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर ये जानकारी मैं आपके सामने रखूं तो आपके जहन में दो तीन तरीके के सवाल आ जाने चाहिए। पहला सवाल आपके जहन में यह आ जाना चाहिए कि आखिर वो ऐतिहासिक घटनाक्रम जो कल विधानसभा में हुआ वो कैसे ऐतिहासिक है। दूसरा सवाल आपके जहन में यह आना जाना चाहिए कि आदित्यनाथ योगी जो ये दावा कर रहे हैं कि जो आज हुआ है वही आम चुनाव में भी होगा, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है। तो दो तीन हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। इधर उधर की बात छोड़ देते हैं, चलते हैं सीधे खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से के बारे में आपको बताना ज्यादा बेहतर यह होगा कि घटनाक्रम क्या था, फिर आप समझ जाएंगे कि ऐतिहासिक घटनाक्रम क्यों था। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। हालांकि यह अधिकार हर सरकार के पास है, लेकिन इसके लिए राज्यपाल की अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल हैं और आप जानते हैं आनंदीबेन पटेल कौन है, जो गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी, तो वहां पे आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो वो कोई विरोध नहीं करती, उन्होंने इजाजत दे दी, विधानसभा का सत्र बुलाया गया। तो ये है ऐतिहासिक लम्हा। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। आपको याद होगा सचिन पायलट ने जब बगावत कर दी, 18-20 विधायक लेकर वो निकल गए। अशोक गहलोत की सरकार पे खतरा मंडराने लगा। अपने सरकार को बचाने के लिए अपने विधायकों को लेकर गाड़ी में इधर उधर होटल में तमाम जगह घूमने लगे और राज्यपाल के दरबार में जाके हाजिरी बजाने लगे अशोक गहलोत, और कहने लगे कि हमारी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है, विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत दी जाए। राज्यपाल ने कहा मैं तो नहीं दूंगा, कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ये बताने का मकसद आपको ये है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार पे निर्भर है। तो यहां तो राज्यपाल को कोई विरोध करना ही नहीं था, तो विधानसभा का सत्र आहूत किया गया। और विधानसभा का सत्र आहूत जो किया गया वो किसके लिए किया गया? विधानसभा के अंदर एक डिप्टी स्पीकर का पद होता है, जैसे आप लोकसभा और राज्यसभा में देखते हैं। लेकिन 4.5 साल से पद खाली पड़ा हुआ है। जब से आदित्यनाथ योगी सत्ता में आए, अचानक उनको ख्याल आया कि भैया डिप्टी स्पीकर तो होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने विशेष सत्र बुला दिया और चुनाव का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। नरेंद्र वर्मा सीतापुर के महमूदाबाद से 6 बार के विधायक हैं, यानी कि एक सीनियर विधायक को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। यह समाजवादी पार्टी के नाम का जिक्र इसलिए पहले कर रहा हूं कि विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष का जो पद होता है वो हमेशा से विपक्षी पार्टी के पास ही रहता है। जबकि बीजेपी ने यहां समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल को अपना समर्थन देने का दावा किया। हुआ भी वही जो बीजेपी चाहती थी, और सपा हार गई और नितिन तिवारी उसमें जीत गए। अब उसके बाद आदित्यनाथ योगी ने यहां पे अपना एक ऐतिहासिक भाषण दिया, लेकिन अभी वो भाषण मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता। ये आप समझ गए होंगे कि ऐतिहासिक लम्हा क्या है। यहां पे अभी मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं विपक्ष के रिएक्शन की तरफ। देखिए, विपक्ष का रिएक्शन इसलिए आपके सामने रख रहा हूं पहले, और बाद में आदित्यनाथ योगी का बयान आपके सामने रखूंगा ताकि आपको ये कहानी समझ में आ जाए। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको थोड़ा सा नितिन अग्रवाल का प्रोफाइल समझ लेना चाहिए। आप एक नेता को जानते होंगे, नाम है नरेश अग्रवाल। अपनी भी कभी पार्टी बनाई थी, लोकतांत्रिक पार्टी, और बाद में वो सपा में विलय कर दिया था और सपा के नेता थे लंबे समय तक। सपा ने टिकट नहीं दिया तो बगावत करके बीजेपी में चले गए। बीजेपी में वर्तमान समय में कुछ नहीं है, सोच रहे थे कि उनको राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा। उन्हीं के बेटे हैं नितिन अग्रवाल, जो हरदोई की सदर विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बन चुके हैं। पहली बार उपचुनाव में और दूसरी बार 2017 में। विधायक तो बन गए समाजवादी पार्टी के टिकट पर, लेकिन जैसे ही आदित्यनाथ योगी सत्ता में बैठे उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत कर दी है और वो हमेशा हर मामले में समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े रहते हैं। 2018 में जब याद होगा आपको कि 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 9 सीटें तो बीजेपी आसानी से जीत रही थी, 1 सीट नहीं जीत पा रही थी। तो उसमें इस बागी विधायक ने बीजेपी के समर्थन में वोट किया, और आए दिन ये तमाम तरीके के बयानात भी
समाजवादी पार्टी के खिलाफ देते रहते हैं। तो इनका ये प्रोफाइल आपको समझना बेहद जरूरी है। हालांकि आपको यहाँ ये बात भी समझनी होगी कि अभी हाल फिलहाल में हरदोई गए थे अखिलेश यादव। उन्होंने वहां मंच से खड़ा होकर कहा कि जिन लोगों का बीजेपी में सम्मान नहीं हुआ है वो वापस आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी उनको सम्मान देगी। यानी कि वो नरेश अग्रवाल को कह रहे थे कि भैया वहां गए थे सांसदी के चक्कर में, वहां पे नहीं सम्मान मिला, वापस आ जाओ। लेकिन अभी जो हुआ घटनाक्रम जिसमें विधानसभा का डिप्टी स्पीकर नितिन अग्रवाल को बना दिया गया, उससे लग नहीं रहा है कि नरेश अग्रवाल या उनका बेटा वापस आएगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर हमारी पत्रकार से बात हुई तो कहा कि इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, अपनी संपत्ति बचाने के लिए असल में तमाम ये जुगत भिड़ा रहे हैं, वरना आजम खान जैसा हाल इनका भी हो सकता है। खैर उसको भी छोड़ दीजिए। अब आपके सामने रखते हैं राम गोविंद चौधरी का बयान, जिसमें उन्होंने जैसे ही सदन शुरू हुआ और राष्ट्रगान वगैरह के बाद अपनी बात रखनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि इस सदन को स्थगित किया जाए, दोबारा से सदन आहूत किया जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। की सूचना आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का इतिहास निधन की काला अक्षरों में लिखा जाएगा। हमेशा ये प्राविधान रहा है कि माननीय अध्यक्ष जी सत्ता पक्ष से होंगे और निर्विरोध होंगे और माननीय उपाध्यक्ष जी विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वो भी निर्विरोध होंगे। निधन की सूचना लेकिन माननीय अध्यक्ष जी आज ये उत्तर प्रदेश विधानसभा आपके रहते आप जैसे महान व्यक्तित्व के अध्यक्ष के पद पर आसीन रहते हुए अगर इस इतिहास का काला अध्याय देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर विचार हो, पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग एक साथ बैठक हो, कोई निर्णय सर्वसम्मत से हो। इसलिए आज का जो उपाध्यक्ष का चुनाव है इसको आप टाल दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इतिहास का काला दिन माना जाएगा, काले अक्षरों में इस इतिहास को दर्ज किया जाएगा। यानी कि वो भी इतिहास की बात कर रहे हैं, हम अकेले इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया, चुनाव रद्द नहीं किया गया और जीत हो गई नितिन अग्रवाल की। अब चलते हैं आदित्यनाथ योगी के भाषण की तरफ। तो अपने संबोधन में आदित्यनाथ योगी ने 2-3 बातें मुख्य तौर पे कही हैं। पहली बात उन्होंने कही कि 4.5 साल तक हम लोग इंतजार करते रहे कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कोई युवा कैंडिडेट देगी। तो जो युवा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में है कि नरेंद्र वर्मा 6 बार के सांसद हैं, उनके सामने नितिन अग्रवाल 2 बार का सांसद है, युवा है। तो वो युवा जो है नितिन अग्रवाल को बता रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नरेंद्र वर्मा जो हार गए हैं उनको वो बूढ़ा बताने की बात कर रहे हैं। ये एक कोशिश हो सकती है उनकी। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि जो अब हुआ वैसा ही 2022 में होगा। पहले वो सुन लीजिए फिर उस पर बात करेंगे। श्री नितिन अग्रवाल जी को इस सम्मानित सदन के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने विधानमंडल दल की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। हम लोग पिछले 4.5 वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सबसे बड़े विपक्षी दल के द्वारा किसी युवा चेहरे को आगे करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में उनके मनोनयन के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाने का प्रयास होगा। लेकिन कोई सकारात्मक रवैया न होने के कारण अंततः जब ये हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल अगले 6 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा, अच्छा है कि हम लोग ही किसी युवा को यह दायित्व दें और मुझे प्रसन्नता है कि युवा के साथ साथ अनुभवी सदस्य को आज विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इस माननीय सदन ने चुना है। मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए श्री नितिन अग्रवाल को हृदय से बधाई देता हूँ।
महोदय, संसदीय परंपरा है और मुझे लगता है कि इन सभी परंपराओं का पालन हम सब के लिए अपेक्षित भी है। आरोप प्रत्यारोप ये लोकतंत्र की शोभा है, लेकिन संवाद बाधित नहीं होना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल सज्जन हैं, संवाद में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन दलीय अंतर विरोधों को झेलने के लिए अपने अंदर उतनी ताकत नहीं बटोर पाते और यही कारण है कि वे यहां आकर के नायासी संसदीय कार्य मंत्री से झगड़ पड़ते हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने भी शाहजहांपुर का आटा खाया है, तो वह भी आपका मुकाबला उसी ताकत के साथ करते हैं। वो कल से ही परेशान थे। और परेशानी इस बात को उनको लग रही थी कि ये प्रस्ताव उनके द्वारा पहले दे दिया गया होता तो अच्छा होता। मैं भी पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे, और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सुन लिया आपने, 2022 में भी इसी तरीके से होगा। और इसको जब वो कहते हैं तो तमाम जितने उनके विधायक हैं वो टेबल थपथपा के उनका समर्थन करते हैं। अब इसके क्या माने समझे जा सकते हैं। आप कुछ चीज़ों पर गौर कीजिएगा। जैसे हाल फिलहाल में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, 53 विधायक पहले से मंत्री थे और अब 7 को और मंत्री बना दिए गए। ऐसे लोगों को भी मंत्री बना दिया गया जो कुछ नहीं थे, उनको बाद में एमएलसी बनाया गया, तब मंत्री पद दिया गया, जिसमें जितिन प्रसाद एक नाम है। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को खुश करने के लिए अलग अलग पद दिए जा रहे हैं। किसी को अपनी पार्टी के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। AK शर्मा की मैं बात कर रहा हूं जो IAS से रिटायर्ड होके आए हैं PMO से। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों को पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे हैं और तमाम जातिगत आधारित सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। हर चीज़ को साधने की कोशिश की जा रही है, चारा हर एक को डालने की कोशिश की जा रही है। निषाद पार्टी वालों को मंत्री बड़े ही ना बनाया हो, तो लेकिन उनको भी MLC बना दिया है। आप उसी क्रम में इस चीज़ को देख सकते हैं कि नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर कितने दिन के लिए बनाया? 6 महीने तो बचे हैं चुनाव में, इससे ज़्यादा तो बचे नहीं हैं। और 6 महीने में भी अगर आप ये मान के चलिए कि चुनाव का ऐलान अगर दिसंबर के आखिर में हो गया तो 3 ही महीने बचे और पूरे 3 महीने भी नहीं बचते हैं। तो ऐसे में इन्हें अब डिप्टी स्पीकर बनाने की याद क्यों आई? 5 साल पहले से डिप्टी स्पीकर बनाने की याद क्यों नहीं आई? क्योंकि तब भी जानते थे कि विपक्ष जो है उसके पास तो बहुमत है नहीं। भाई 47 सीटें तो है समाजवादी पार्टी की, कल 60 वोट तो मिल पाए हैं नरेंद्र वर्मा को। तो जब भी इन्हें पता था कि वो नहीं जिता पाएंगे अपने, अब भी इन्हें पता था कि वो नहीं जिता पाएंगे अपने, तो अब इन्होंने एक दिन का विशेष सत्र बुला के ऐतिहासिक काम करके नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर बना के लगता है अग्रवाल समाज को खुश करने की कोशिश की। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कानपुर के अंदर जो मनीष गुप्ता हैं और उनकी गोरखपुर में जो हत्या की गई, उसके बाद गुप्ता समुदाय के अंदर यानी कि वैश्य समाज के अंदर इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा पनप रहा था। उसको शांत करने की कोशिश की गई, क्योंकि नरेश अग्रवाल जो है वैश्य समाज का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो ये उनका बेटा है, विधायक है, तो इसको डिप्टी स्पीकर बना दिया। कुछ दिन तो लाल बत्ती नीली बत्ती के साथ घूमेगा, तो कुछ तो प्रचार प्रसार करेगा, कम से कम लोगों को दिखाएगा कि आदित्यनाथ योगी ने मेरा सम्मान किया, तो वोट तो बनाएगा। तो ये तमाम वही कोशिश लग रही है जो पिछले कुछ समय से चल रही है, जिसमें आप नरेंद्र मोदी को भी शामिल कर सकते हैं, जो उन्होंने जुलाई में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और उसमें उत्तर प्रदेश से 13 लोगों को मंत्री बनाया। हालांकि सबको राज्य मंत्री बनाया गया, फुल फ्लैज मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर किसी को भी नहीं बनाया गया। तो उसी क्रम में उन्होंने एक नया पासा डाला है। क्या वो ये पासा डालने के बाद कामयाब हो पाएंगे? और उनका ये कहना
कि 2022 में भी ऐसा ही होगा। ये उस सवाल की ओर इशारा करता है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को हम तोड़ेंगे, अपने साथ मिलाएंगे, अपना समर्थन देंगे, खड़ा करेंगे और जीत के हम ही आएंगे। अनुपम खेर वाला डायलॉग साबित हो जाएगा कि जीतेगा तो मोदी ही। तो ये एक खतरनाक लाइन है जो उन्होंने कही है कि जो आज विधानसभा में हुआ वही आगे भी होगा। बेहतर होता कि वो विपक्ष को ये मौका देते और कहते कि पड़े ही हमारे पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन फिर भी डिप्टी स्पीकर का पद परंपरागत तरीके से विपक्ष के पास रहा है। विपक्ष अपना कैंडिडेट लेके आए, हम उसको बनाते हैं और 5 साल पहले ये काम करके दिखाते जब वो सत्ता में आए थे तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन आज उन्होंने जो 6 महीने पहले काम किया है वो दिखा और बता रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। एक छोटी सी खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।